नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। इसके तहत देश के किसी भी कोने में बैठे आम इंसान तक बेहतर चिकित्सीय सुविधा पहुंच सकेगी। बीते पिछले कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये सौगात दी। क्या है ये मिशन और किस तरह से ये सुविधा लोगों तक पहुंचेगी, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर प्रसन्न कुमार। आप श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय कबीर चौरा वाराणसी में प्रमुख अधीक्षक के तौर पर कार्यरत होने के साथ साथ वाराणसी शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है, इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये एक बहुत वृहद योजना है जिसका कि उद्घाटन 25 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी की धरती से किया। ये अब तक जो हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य योजना उसमें ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ये 64,180 करोड़ रुपए की योजना है और जो कुछ है कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक अलग हमारा जो एक योजना है, ये उस योजना से अलग योजना है। इस योजना में हम दो चीज़ें मोटी मोटी करने जा रहे हैं। एक तो हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हम क्रिटिकल केयर हेल्थ जो है इसकी हम क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट्स जो हैं इनकी स्थापना करेंगे। और दूसरा जो प्राथमिक लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो प्राथमिक लेवल पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई, तो ये योजना चलाने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये इस योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं जी। और बहुत सी चीज़ें जो कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच के दौरान भी कहा कि गांव में पहले कोई बीमार पड़ता है तो पहले जब वहाँ पे जाता है, सेंटर पे जाता है, तो वहाँ पे चिकित्सक या कोई जो भी उसको देखता है वह चिकित्सक की उपलब्धता वहाँ पे नहीं है। हमारे पास वो मैन पावर नहीं है तो चिकित्सक की उपलब्धता वहाँ पे नहीं है। फिर चिकित्सक उपलब्ध अगर है तो डायग्नोसिस वाला पार्ट वहाँ पे अटकता है। डायग्नोसिस अगर होती है तो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन वाला जो जाँच है उसकी वो जाँच अटकती है। फिर जाँच होती है तो वो जाँच संदिग्ध होती है। फिर अगर हमने गाँव के लेवल पर डायग्नोसिस एक बना भी ली तो ये पता चला कि ये सब ट्रीटमेंट तो इसका शहर में जा करके होगा। फिर शहर में वो आएगा, शहर में आकर के ज़िला अस्पताल पे आया तो ज़िला अस्पताल में पता कि नहीं साहब ये यहाँ तो कर देख सकते हैं लेकिन इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में होगा। अब मेडिकल कॉलेज में जब गया तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई। आज आप गए हैं तो 3 महीने आगे की 2 महीने आगे की तारीख मिल रही है। तो ये एक इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना ऑब्जर्वेशन था, कहना था कि इसमें जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट हैं जिनको कि वहीं पर सुविधा अगर मिल जाती तो कभी कभी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है कि मरीज़ को हमने यहाँ से वहाँ रेफ़र हो रहा है। क्योंकि वो सुविधा, मूल सुविधा, बेसिक सुविधाएं वहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं। तो अब इस योजना में जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसमें हमारा ये प्रयास होगा, जो हमारी सरकार है उसका ये प्रयास होगा कि ये सुविधाएँ वहीं पर उपलब्ध करा दी जाएँ ताकि उसके लिए रेफरल या अन्य जगह पर के लिए मरीजों को जो जांच की सुविधा है या इलाज की सुविधा है या डॉक्टर्स की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं वहीं पर उनको मिल सकें। इसके लिए उनको भटकना ना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। यानी कि समय रहते जो भी पेशेंट हैं या तो वो क्रिटिकल हैं, चाहे जिस भी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो समय रहते उनका इलाज सही से हो सके। तो सर, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी आम इंसान है तो वो इसकी शुरुआत, इसकी सुविधा कैसे ले सकेगा, कैसे इलाज करा पाएगा अपना? इस हेल्थ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकंड पार्ट है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और तीसरा पार्ट जो है वो महामारी से संबंधित है। तो पहले पार्ट में जो है वो हम लोग जो इस योजना पे करेंगे वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स को स्थापना करने का कार्य किया जाना है, जो कि अभी जो हमारे पास अभी मैं तीन पार्ट में हमने बताया कि 3 पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का है। इसके अंदर वो सारी सुविधाएं हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में जो भी अब सब सेंटर्स बने हुए हैं
उनको वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। करीब 17,000 से कुछ ज़्यादा, करीब 17,700 के लगभग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम शहरों में बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे, और लगभग 11,000 के आसपास हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है शहरी क्षेत्र में बनाएंगे, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और इन सेंटर्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे और यहाँ पे हम वो सुविधा देने का, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको देने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे ही इन्हीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे हम अपने यहाँ के ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज या जो है उनको ट्रेनिंग देंगे। अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का भी एक पूरा नेटवर्क इसमें डेवलप किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जहाँ पे कि हमारे पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो सके। और उनको हम इन जगह पे रखेंगे ताकि वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है वो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ही उपलब्ध हो जाए। ये इसका पहला पहलू है। सेकंड पहलू जो है वो है नेटवर्क में टेस्टिंग नेटवर्क का है। इसमें इस योजना में इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि हम एक इस तरह का नेटवर्क डेवलप कर लें कि एक हमारा हेल्थ कार्ड बन जाए, जिसमें कि हम जिस जगह भी वो जाए उसका वो रिकॉर्ड, उसका मेडिकल का रिकॉर्ड, उसका पूरे हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री उस कार्ड में रहे। और वो जो भी सारी सुविधाएं हमने उसको, हम पहला तो प्रयास होगा कि वो टेस्टिंग सारा हम उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे उपलब्ध करा दें। वहाँ से अगर वो निकल के जाता है तो जो जांचें उसने करा ली हैं वो अगर शहर में आता है तो शहर में अगर उसके पास वो कार्ड रहेगा, आई कार्ड रहेगा, तो वो सारा उसके उसमें रिकॉर्ड में रहेगा। और वो यहाँ पे फिर हम बजाय कि फिर से दोबारा एक बार एग्जामिन करें या वो जो हमारी लैब्स हैं वहाँ की वो हम उनका वो ये मानक तय करेंगे कि वो जो लैब की जांच होगी वो हमारी पूरी तरह से ट्रस्टेड जांच होगी, ताकि वो अगर हमारे पास आए या किसी भी बड़े सेंटर में जाए तो ये ना हो कि ये तो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो और वो हमारे एक पूरा नेटवर्क के थ्रू वो जांच हमारी, या जो भी उसका मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो सारे अगर हमने आपस में नेट से इसको जोड़ लेते हैं तो कोई भी पेशेंट कहीं भी जाएगा तो उसका वो हेल्थ रिकॉर्ड पूरा का पूरा उस चिकित्सक के सामने आ जाएगा। जैसे ही वो उसके हेल्थ कार्ड का स्वाइप करेंगे या जो भी करेंगे, क्या सिस्टम आएगा ये तो हम लोग को समय के संग देखना पड़ेगा, लेकिन वो का पूरा रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा। और ये उस पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा आराम हो जाएगा कि उसको पूरा का पूरा, जो कि पेशेंट आते हैं आपकी बाहर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, क्या हुआ साहब झोला में कुल एक्सरे रहल और ये रहल, वो सब चुरा गया और छूट गया। तो ये एक दिक्कत आती है कि वो अपना सारी रिकॉर्ड्स लेके चलता है और सारा कहीं किसी वजह से छूट गया उसका, तो वो सारा रिकॉर्ड उसका सारा ऑनलाइन रहेगा। और कहीं भी किसी भी जगह हम यहाँ से भी उसका रिकॉर्ड भेज करके वहाँ से कंसल्टेशन भी ले सकेंगे किसी हायर सेंटर से, और अगर आवश्यक होगा तो उसको वहाँ पे रेफर भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है, तीसरा पहलू है, वो है महामारी से संबंधित है कि जो अभी हमारे कोविड के टाइम में हम लोगों ने जिसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी गई हैं, तो वो कोविड से लेसन लेते हुए तीसरा पहलू जो है इस मिशन का महामारी से संबंधित है कि हम सारे अपने 5 रीजनल सेंटर्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे पास 8 वायरोलॉजी लैब हैं, तो उसमें 15 और हम वायरोलॉजी लैब बनाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और 9 हम BSL-3 लैब, जहाँ पे कि वायरस या जीवाणु या विषाणु को लेकर के पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहता है कि कहीं से वहाँ पे कोई विषाणु बाहर ना आ जाए लैब के। इस तरह की 9 लैब की स्थापना का है ताकि किसी भी तरह के आपदा की परिस्थिति में या डिजास्टर की परिस्थिति में उसको तेज़ी के साथ टैकल किया जा सके, तुरंत उसकी कुछ कौन सा विषाणु है, वायरस है, उसका कोडिंग क्या है, उसको डिकोड किया जा सके और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। सर, आपसे पूछते हैं कि जब इतनी बड़ी परियोजना ये है, इतने बड़े कार्य क्षेत्र में इसको खोला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार भी बढ़ेगा और देश एक कदम आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? हेल्थ सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, बड़े बड़े हमारे एम्स हैं या हमारे ज़िला अस्पताल हैं, ये आता है तो ये अपने में एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। पेशेंट्स आएंगे, उनके अटेंडेंट्स आएंगे, उनके बच्चे रहते हैं, वो बेड पे रहेगा, उसको खाने का सामान चाहिए, तो पहला एम्प्लॉयमेंट तो हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे वार्ड बॉयज़, हमारी वार्ड आया और तमाम तरह की एक उनके लिए पहला तो उनको सीधे जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफर होगा वहाँ पे, जहाँ पे वो कार्य करेंगे। इसके अलावा हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारा मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारी जो मेडिसिन के सप्लायर्स हैं, इसके अलावा जो अगल बगल के वेंडर्स हैं, जो कि चूँकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी रहेंगे, अटेंडेंट भी रहेंगे, तो मेस भी चलेगी, खाने पीने का भी सामान। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक हॉस्पिटल या कोई एक बहुत बड़े हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट के अगल बगल में एक छोटी सी टाउनशिप डेवलप हो जाती है।
जो सभी को रोज़गार उपलब्ध कराती है। तो वो इसका साइड इफ़ेक्ट है या बाई प्रोडक्ट कह लिया जाए, ये एक तो हर जगह ये बहुत प्लस पॉइंट है ही है। हम समझते हैं कि इतनी बड़ी योजना है तो इसमें हज़ारों लाखों लोग को अलग से रोज़गार भी मिलेगा। ये स्वास्थ्य के साथ साथ रोज़गार भी बढ़ेंगे। सर, हमने आपके बारे में काफ़ी तारीफ सुनी है कि एक तो जब कोरोना की दूसरी वेव थी तब आपके हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा काम किया। और अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 12 मेडिकल ऑफिसर्स को अपने पास अप्रिशिएट किया, उनमें आपका नाम था। तो वो अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। वो सेकेंड वेव के समय का था। वो हमारे चिकित्सालय ने, हमारे चिकित्सालय के, हमारी जो पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम थी हमारी शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय की, उस टीम ने बहुत लगन के साथ बिना अपनी परवाह किए वो कार्य किया, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे चिकित्सालय के सभी कर्मियों को अप्रिशिएट किया गया। वो आप उनमें प्रमुख थे, आप मिले, आप उनसे कई बार मिल भी चुके हैं। चूँकि प्रमुख होने के नाते ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे प्रधानमंत्री जी से फेस टू फेस वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया गया था, मुझे बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया, मैं उनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। वो उस समय हमारे चिकित्सालय में नॉर्मली हमारा नॉन कोविड शिव प्रसाद गुप्त नॉन कोविड चिकित्सालय है, और वहाँ पे केवल हमारे 316 बेड में केवल 30 बेड ही हम लोगों ने होल्डिंग एरिया की तरह बनाया था कि होल्डिंग एरिया में हम 30 मरीज़ों को रखेंगे। लेकिन हमारे चिकित्सालय में एक और भी खासियत है कि हमारे सारे बेड्स ऑक्सीजन बेड हैं। हमारे पास जितने भी बेड हैं सब पे ऑक्सीजन का लगा हुआ है। सेकेंड वेव में जो सबसे दिक्कत थी वो ऑक्सीजन की कमी थी, सारे ऑक्सीजन की क्राइसिस थी बहुत ज़्यादा, और पेशेंट जो आ रहे थे वो ऑक्सीजन के लिए दिक्कत थी। तो हम लोग के, चूँकि हमारा नॉन कोविड था तो हमारे पास नॉन कोविड पेशेंट्स भी थे, लेकिन ये कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया कि भाई पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से नहीं सफ़र करना चाहिए, उसको दिक्कत नहीं हो चाहिए। तो हम लोग ने कुछ वार्ड जो नॉर्मल थे उनको हम लोग शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड में मरीजों को, और उनको हम लोग ने कोविड वाले पेशेंट्स के जहाँ पे कि ऑक्सीजन की दिक्कत थी उनको ओपन करते गए। तो 30 बेड से हम 50 बेड पे गए, 50 से हम 70 पे गए, 70 से हम 100-125 बेड गए। अल्टीमेटली हम 180 बेड तक चले गए, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स आ रहे थे और ये सबके मन में था कि साहब ऑक्सीजन की वजह से मरीज़ को जान पे कोई बात नहीं आना चाहिए। तो वो ट्रीटमेंट भी दिया गया उस समय। वो हमारे जो था ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने कहीं होने दी। ज़िला प्रशासन उस समय हमारे संग, उस ज़िला प्रशासन की बहुत हमें मदद मिली। हमको तुरंत ज़िला प्रशासन से 150 हम बड़े जंबो सिलेंडर्स मिल गए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मिल गए, ताकि उस क्राइसिस को हम बहुत अच्छी से तरीके से पूरा कर सके। नॉन कोविड के हिसाब से हमारे पास सुविधाएं थी, लेकिन बिना उसकी अपनी परवाह किए हुए बहुत हमारे स्टाफ उस समय पॉजिटिव भी हो गए, कोविड पॉजिटिव भी हुए। लेकिन वो इतना जोश था उनके अंदर कि वो जैसे ठीक हुए, अपना जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई, फिर से वापस आकर के वो पेशेंट्स की केयर में लग गए। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है अप्रिशिएट किया गया आप लोगों को। सर, हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल, खास करके जो आपका मंडली जिला चिकित्सालय कबीर चौरा, पहले जिनमें लोग जाने से कहीं कतराते थे, अब लोग धड़ल्ले से जाते हैं। तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं अब हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी हमारे पास जो इस समय हर तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं। करीब हमारे पास 1200 से 1500 नए पेशेंट्स हमारे पास पर डे हैं जी। और 500 से 700 हज़ार के आसपास हमारे पास पुराने पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे पास पेशेंट्स इसमें बहुत हैं, और एक बहुत अच्छी डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, जो हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं इस समय। तो आप कोई भी बीमारी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और करीब करीब हर तरह का इलाज हमारे यहाँ के डॉक्टर्स में पूरी तत्परता से देखते भी हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। जहाँ तक रही पहले जाँच वगैरह की बहुत सारी सुविधाएँ हमारे पास नहीं थी, तो इस समय हमारे पास 2 डिजिटल मशीन्स हैं एक्सरे करने के लिए। बहुत एक अच्छी अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास। पैथोलॉजी में सारी हाईटेक मशीन्स हैं। हम हार्मोन्स के सारे टेस्ट, बाकी टेस्ट जो बाजार में बहुत कॉस्टली हैं, ये सारा हमारे यहाँ केवल 1 रुपये का जो हमारा पर्चा बनता है, उसी पर्चे पे हमारा चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे पैथोलॉजी की जाँच हो, ये सारी जाँचें हम उसी 1 रुपये के पर्चे पे करते हैं। और कोई अतिरिक्त इसके अलावा सारी जाँचें सरकार की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज जाँचें। इसके अतिरिक्त अभी हमारे यहाँ CT स्कैनर मशीन भी लग गई है, जो कि हमें लगता है कि शायद दीपावली के बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेशन एंड ये सारी सुविधाओं के संग हमारा चिकित्सालय इस समय लेस है। और इसी बीच में कोरोना के टाइम में हमारे पास 2 ऑक्सीजन के प्लांट भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, 2000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के लगभग। तो ऑक्सीजन की जो पहले कमी रहती थी कि सिलेंडर भरवाना, वो उससे भी हम बाहर आ चुके हैं। तो इसलिए और एक सारी टीम जो का डेडिकेशन से इलाज वगैरह जो है वो
में बहुत सुधार हुआ है। तो दर्शकों, देखा आपने कि हमारी सरकार की वजह से कितनी सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, तो आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।